तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। क्या है? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। उसमें सबसे पहला जो सबसे कॉमन वेक्टर है, सबसे बेसिक जो है वो है पैरेलल वेक्टर। सबसे बेसिक टाइप है पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स कब बोलेंगे तुम्हें समझ में आता है, तुमने पढ़ा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल का मतलब समझते हो, जिनके बीच में दूरी नहीं बदलती है। तो पैरेलल वेक्टर्स कैसे बताते हैं? पैरेलल वेक्टर्स वैसे वेक्टर होते हैं जिनके बीच में एंगल क्या होगा, दो चीज पैरेलल होगी तो उनके बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। अगर दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट कर देंगे कैसा हो जाएगा? 0 डिग्री। तो द वेक्टर्स बिटवीन विच द एंगल इज 0 डिग्री, ऐसे वेक्टर जिनके बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री। चलो डायग्राम से समझते हैं। ये वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर हो गया। क्या ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं तुम्हें? जी हाँ। इनको अगर टेल टू टेल जोड़ देते तो एक के ऊपर एक जड़ जाएंगे। तो हमने इन्हें दिखाने के लिए क्या किया है, देखो सामने एक लाइन पे बनेंगे तो दोनों के बीच में एंगल क्या है बेटा? 0 डिग्री। इसे क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। ठीक है। इसके साथ साथ एक और टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं जैसे एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हो गया? नॉन पैरेलल और एंटी पैरेलल में कंफ्यूज मत होना। नॉन पैरेलल वेक्टर्स मतलब जो पैरेलल नहीं है। एंटी पैरेलल मतलब दो ऐसे वेक्टर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा बेटा? 180 डिग्री। ऐसे वेक्टर जिनके बीच में एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। ऐसे वेक्टर्स, दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल 180 डिग्री। जैसे ये वेक्टर इधर है, राइट साइड दिखा रहा है, तो बी वेक्टर किधर दिखा रहा है? लेफ्ट साइड दिखाएगा। अगर ए वेक्टर राइट में है तो बी वेक्टर लेफ्ट साइड में है, तो ए और बी क्या कहलाएंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इन दोनों को अगर टेल टू टेल कनेक्ट कर दिया जाए तो कैसे दिखेंगे? देखो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा? ये एंगल क्या बन रहा है? देखो ये एंगल क्या बन रहा है? 180 डिग्री। 180 डिग्री बन रहा है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अंडरस्टूड। एक और चीज होती है इक्वल वेक्टर्स। क्या होता है? इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर क्या होता है बेटा? इक्वल वेक्टर मतलब दो ऐसे वेक्टर जो इक्वल हो। दो ऐसे वेक्टर जो इक्वल हो। अब वेक्टर की प्रॉपर्टी समझिए तो वेक्टर में क्या क्या चीजें होती है? एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। तो मतलब दो इक्वल वेक्टर अगर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। हमने देखो पीछे क्या पढ़ा था? पैरेलल वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होता है। दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है ना, तो उसे उनका डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं? सेम होता है। मतलब ऐसे पैरेलल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो वो क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स। देखो डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। द टू वेक्टर्स हुज एंगल इज 0 मतलब पैरेलल है, एंड मैग्नीट्यूड इज सेम। मैग्नीट्यूड इज सेम। मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का सेम है। मतलब मैग्नीट्यूड कैसे दिखाए थे? बात करो, थोड़ी देर पहले हमने देखा था ए वेक्टर अगर दिखाना मैग्नीट्यूड उसका बोलना है तो उसके अराउंड क्या लगा देंगे? मॉड्यूलस। तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है एंड ए और बी पैरेलल है। मतलब ये क्या बताए? ये क्या बताए? ये चीज क्या बताए? ये चीज डायरेक्शन के बारे में बताया और ये चीज क्या बताया? मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के बारे में बताया, ये डायरेक्शन के बारे में बताया। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, वेक्टर के लिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट है ना, अगर मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो, सेम हो, तो क्या कह सकते हैं हम लोग? उसे ए एंड बी आर कॉल्ड। देखो यहां पे देखो डायग्राम समझो। ये ए और बी क्या है? पैरेलल है। ए और बी क्या है? पैरेलल है। ठीक। अब उसके बाद देखो, और ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये दोनों क्या है? इक्वल वेक्टर। ये दोनों क्या है? इक्वल वेक्टर्स हैं। समझ में आई बात? मतलब इक्वल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए। अब सोचो कोई ऐसा वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो। मतलब दो एंटी पैरेलल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर उन्हें क्या बोला जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चीजें समझने में। अलजेब्रा का एक पार्ट जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझने में हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। ठीक है। तो उसे कहते हैं निगेटिव ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? निगेटिव ऑफ वेक्टर। जैसे देखो व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल एंड विथ सेम मैग्नीट्यूड दे आर सेड टू बी निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जैसे ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है और ए और बी क्या है? एंटी पैरेलल है। देखो ए राइट में है तो बी लेफ्ट में है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बेटा? बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। देन ए कैन बी कॉल्ड एज, ये देखो याद रखो, ए को क्या बोल सकते हैं? माइनस बी। ए को कैसे लिख सकते हैं? माइनस बी। या इसके साथ साथ और क्या लिख सकते हैं? बी इज इक्वल टू माइनस ए बी लिख सकते हैं। बी इज इक्वल टू माइनस ए बी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गए? निगेटिव ऑफ वेक्टर। वैसे हम कहेंगे क्या? बोल कह सकते हैं बी इज निगेटिव ऑफ वेक्टर ए और ए इज निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ठीक है। अंडरस्टूड। सो द नेक्स्ट वेक्टर इज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा प्लेन्स क्या होते हैं। प्लेन्स समझने के लिए देखो, जैसे ये शीट, ये बोर्ड दिख रहा है तुम्हें, ये बोर्ड जो तुम्हें 2D सरफेस दिख रहा है दैट इज अ प्लेन। दैट इज अ प्लेन। ये एक पूरा प्लेन है तुम्हारा। ठीक है। ये एक प्लेन है। ऐसे कितने प्लेन्स हो सकते हैं? या फिर मैं इससे पहले एक सवाल पूछूं कि इस प्लेन में कितने लाइंस हो सकते हैं? तुम बोलोगे कितने लाइन? ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, जितने भी चाहे बहुत सारे लाइन बना सकते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन बना सकते हैं एक प्लेन में।
तो अगर 3D में देखा जाए, पूरे स्पेस में देखा जाए, तो कितने प्लेन्स हो सकते हैं? वन ऑफ द प्लेन कुड बी, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है। तो वन ऑफ द प्लेन कुड बी दिस एक्स वाई प्लेन, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर की सारी चीजें आ रही है। अनदर वन कुड बी दिस वाई जेड प्लेन, जो ये वाला दीवार होगा। एंड द ग्राउंड दैट वी आर लिविंग ए क्या हो, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस आ रहा है, तो इसे क्या बोल देंगे, एक्स जेड प्लेन। तो 3 प्लेन तो हमें यही दिख गए। और कितने प्लेन बन सकते हैं? सोचो इस रूम में कितने प्लेट डाल सकते हो, कितनी शीट्स डाल सकते हो तुम? इन्फिनाइट नंबर ऑफ शीट डाल सकते हो। तो हमारे 3D स्पेस में कितने प्लेन बन सकते हैं? इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स बन सकते हैं। तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है? अगर जितने भी वेक्टर हैं सारे के सारे अगर सेम प्लेन में लाई करें, जैसे सारे वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में या वाई जेड प्लेन में या एक्स जेड प्लेन में या किसी भी डेफिनेट प्लेन में अगर लाई करें, तो उन्हें क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन दिख रहा है। अब ए बी सी डी ई सारे के सारे इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इन सबको क्या बोल देंगे? ए बी सी डी ई ऑल लाई इन एक्स वाई प्लेन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, इसके साथ साथ एक और टाइप ऑफ वेक्टर होता है, दैट इज कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है? देखो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है इसका कि अगर सारे के सारे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर एक ही जगह पे हो, तो उसे क्या बोलते हैं? कोइनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, जैसे सारे पॉइंट ए बी सी डी चारों के चारों एक पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर्स। इसके बाद अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को डेफिनेशन वाइज समझे तो यूनिट क्या बोलते हैं? यूनिट मतलब वन, यूनिटी मतलब वन। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर्स। समझ गए? पहले डेफिनेशन तो क्लियर हो गया। अब यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे समझते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर किसी का मैग्नीट्यूड 1 है तो हमें इसे डिफाइन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? बेसिकली किसी भी चीज का यूनिट क्यों डिफाइन करते हैं हम लोग? क्योंकि हम उसके मल्टीपल्स में कैलकुलेशन करते हैं। किसी भी चीज का यूनिट डिफाइन करने के लिए उसके मल्टीपल्स में कैलकुलेशन करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसको पढ़ते लिखते कैसे हैं? यूनिट वेक्टर के ऊपर देखो कन्वेंशनली वेक्टर की तरह साइन नहीं लगाते हैं, कैप लगाते हैं। इसे पढ़ते क्या? ए कैप। क्या पढ़ते हैं? ए कैप। जैसे पढ़ते हैं रेड एज ए कैप, इसे क्या पढ़ते हैं? ए कैप। ए कैप क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार देंगे तो कितना मैग्नीट्यूड बचेगा? 1। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको और डिटेल्ड में हम आगे के लेक्चर्स में इसको डिटेल्ड में जब आईजे के वेक्टर्स हम डिफाइन कर लेंगे तब हम उसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बाय डेफिनेशन अभी हम याद रखना है क्या? एक यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर समझो वेक्टर में 2 चीजें हुआ करती थी, वेक्टर में 2 चीजें हुआ करती थी, वन इज मैग्नीट्यूड, अनदर वन इज डायरेक्शन। वन इज मैग्नीट्यूड, अनदर वन इज डायरेक्शन। तो अगर देखो इस वेक्टर को मैं लिखना चाहूं ए वेक्टर को, तो कैसे लिख सकता हूं? ए का मैग्नीट्यूड इंटू कैप। तो ये वाला पार्ट क्या बताया बेटा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये वाला क्या बताया? सोचो क्या बताएगा? ये मैग्नीट्यूड अगर हटा दिया तो क्या बचेगा मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। जैसे तुमने सही गेस किया, ये क्या होगा? डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर क्या बताता है बेटा? डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझा? चलो इसके बाद इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, भले हम जानते हैं कि वो चीज कुछ नहीं होती है लेकिन वो इंपॉर्टेंट बहुत है, दैट इज जीरो वेक्टर। व्हाट इज जीरो वेक्टर? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन डिफाइंड नहीं। The vector whose magnitude is 0 and direction is not defined. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज 0 एंड डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो डिफाइन ही क्यों किया? जब उसका मैग्नीट्यूड भी 0 है और डिफाइन भी नहीं किया जा सकता तो हमें उसे इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्या? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिजिकली हम समझेंगे कोई चीज कि अगर मान लो किसी भी चीज का अलजेब्रिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन करते हैं हमें एडिशन के बाद भी वही फिजिकल क्वांटिटी, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद वही फिजिकल क्वांटिटी चाहिए होती है। जैसे मान लो 10 आम है तुम्हारे पास और 5 आम ऐड कर दिए, तुम्हारे पास कितने रहेंगे? 15 आम रहेंगे। या फिर मान लो 10 आम है और 5 आम ले लिए मैंने, तुम्हारे पास कितने आम रहेंगे? 5 आम ही रहेंगे। ठीक, अगर 10 आम है तुम्हारे पास, 10 आम मैंने तुमसे ले लिए, तो कितने आम बचेंगे? 0 आम। यही बोलेंगे ना, 0, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। तो इसी तरीके से जब हम वेक्टर का
एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो देखो ए वेक्टर में से अगर ए वेक्टर को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। लेकिन यहां पे तो फंडामेंटल हमारा फेल हो गया ना कि वेक्टर अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वेक्टर ही रहना चाहिए। तो बहुत बार क्या हुआ, साइंटिस्ट को या फिर मैथमेटिशियन को बहुत दिक्कत हुई कि अगर वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हमें स्केलर मिल रहा है। इस वजह से इस चीज को डिफाइन करने के लिए हमने जीरो वेक्टर का इस्तेमाल किया। क्या जरूरत था, समझ में आए बात कि फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर्स है और उन दोनों का ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो हमें वो वेक्टर ही मिले, इसलिए हमने जीरो वेक्टर असाइन किया। तो इसलिए हमें जीरो वेक्टर क्या हो गया, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। इसलिए हमने डायरेक्शन, इसको अगर ए में से वेक्टर हटा दोगे तो डायरेक्शन तो कुछ डिफाइन रहेगा नहीं ना, कुछ मतलब नहीं रहेगा उस चीज का, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर भी हमने क्या किया, उसे डिफाइन किया है टू सेटिस्फाई आवर मैथमेटिकल इक्वेशंस। अंडरस्टूड? टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ में आया? चलो, वेरी गुड।